साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे, यह ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में यहाँ पर एक टेस्ट को हम लोग पूरे व्याख्या के साथ कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनें। तो पुस्तक मज्म उल बहरीन की रचना रोशन आरा ने की थी, तो ये कथन आपका सही नहीं है। ये वाला कथन आपका सही नहीं है। एक सेकेंड। दूसरा कथन है, इसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग बताया गया है। ये वाला कथन आपका सही है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, पुस्तक मज्म उल बहरीन की रचना जो है दारा सिकोह ने की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने सिजदा व पायबोस की प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा को शुरू करवाया था। तो ये कार्य जो है शाहजहां के द्वारा शुरू कराया गया था। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं युद्ध और वर्ष की, इसको सुमेलित करना है। तो घाघरा का युद्ध जो है आपका 1529 में होता है, 1529 3 से मिला दीजिए। सरहिंद का युद्ध जो है ये 1555 में होता है, 1 से मिला दीजिए। बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 में होता है, 2 से मिला दीजिए। और धर्मट का युद्ध जो है 1658 में 1658 में होता है, तो इसको आप 4 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका जो सुमेलन बनेगा 3, 1, 2, 4 अर्थात डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, मनसबदारी प्रथा के संबंध में असत्य कथन चुनें। पहला, यह मुगल सैनिक व्यवस्था का मूलाधार थी, बिल्कुल सही है। दूसरा, अकबर ने जात व सवार नामक दो द्वैध मनसब प्रथा को प्रारंभ किया, यह भी सही है। सी, मनसबदारों को केवल जागीर के रूप में वेतन मिलता था, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि मनसबदारों को नगद व जागीर दोनों के रूप में वेतन मिलता था, किंतु जागीर उन्हें जो है केवल राजस्व प्राप्ति का ही अधिकार होता था। जागीर से भूमि पर प्रशासनिक अधिकार उनका नहीं था। तो जो डी वाला ऑप्शन है, मनसबदारों को जागीर से केवल राजस्व प्राप्ति का ही अधिकार था, ना कि प्रशासनिक, तो ये सही है। आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि मनसबदारी प्रथा मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी। आगे चलते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा फौज के पैदल और तोपखाने की टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका पानीपत का तृतीय युद्ध जो होता है ये 14 जनवरी 1761 को होता है। इसमें मराठा फौज के पैदल और तोपखाने की टुकड़ी का नेतृत्व जो है वो इब्राहिम खां कुर्दी के द्वारा किया गया था, इब्राहिम खां गर्दी के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। पहला है, कथन कांड का ये प्रश्न है। कथन है कि गुप्त काल में भारत तथा पाश्चात्य विश्व के बीच व्यापारिक संबंधों में गिरावट आ गई थी, बिल्कुल सही है। कारण फारसवासियों ने रोमन व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। तो कथन कांड दोनों सही हैं और ये व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, वंश और संस्थापक को सुमेलित करना है। तो देखिए, वाकटक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंद शक्ति थे, तो 2 से मिला दीजिए। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, 1 से मिला दीजिए। होयसल वंश के संस्थापक विष्णु वर्धन थे, आप 4 से मिला दीजिए। कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन थे, आप 3 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका 2, 1, 4, 3 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था? चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया। तो यह कार्य जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किस एक से संबंधित था? तो जो सन्निधाता था ये राजकोषीय कोषाधिकरण का प्रमुख अधिकारी होता था। इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में इसमें किया गया है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के पूर्वी प्रदेशों के भौगोलिक विस्तार को बताने के लिए शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव के अग्निधारण किए जाने का वर्णन है। अगला है, यहाँ पे दर्शन और उसके प्रवर्तक को सुमेलित करना है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल हैं, न्याय के गौतम हैं, और इसी प्रकार से उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं और वैशेषिक के कणाद हैं। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 ये डी ऑप्शन आपका सुमेलित हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा स्थल और वहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसमें बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है। देखिए, बनवाली में जुते हुए खेत नहीं मिले हैं, बल्कि बनवाली से जो है आपके हल की आकृति मिली है। यहाँ से क्या मिली है? हल की आकृति मिली है। लोथल से जो है लोथल से आपके हाथी का कपाल खंड नहीं मिला है। चंदहोदड़ों से वक्राकार ईंटें मिली हैं, तो सी वाला आपका सुमेलित है। जबकि कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत मिले हैं, और ये जो हाथी का कपाल खंड है ये आपका लोथल से नहीं बल्कि मोहनजोदाड़ो से मिला है। अगला है,
निम्नलिखित में से किस एक का उल्लेख अशोक के द्वितीय शिलालेख में नहीं है? तो अशोक के द्वितीय शिलालेख में जो है पल्लव राज का वर्णन नहीं है। इनके जो द्वितीय शिलालेख में दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्यों चेर, चोल, पांड्य, ध्यान रखिएगा, चेल, चोल, पांड्य, सात्युपुत्र और ताम्रपर्णी का उल्लेख है, परंतु पल्लव शासन का या पल्लव शासक का उल्लेख नहीं है। आगे बात कर लेते हैं घटनाएं और व्यक्तियों को सुमेलित करना है। प्रथम मैसूर युद्ध से संबंधित कौन थे? कर्नल स्मिथ। द्वितीय मैसूर युद्ध से लॉर्ड हेस्टिंग। तृतीय मैसूर युद्ध से कॉर्नवालिस और चतुर्थ से बेलेजली। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो 2143 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार संयोजन कीजिए। नेहरू रिपोर्ट आपकी 1928 में आती है। कब आती है? 1928 में आती है। इसके बाद आपका 14 सूत्री मांगे जो है नेहरू रिपोर्ट के बाद आती है। तो 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आती है, उसके बाद 1928 में ही 14 सूत्री मांगे भी आती हैं। लखनऊ समझौता जो है आपका 1916 में होता है और दिल्ली चलो कब है? ये 1940 में। तो इस प्रकार से यदि आप क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपका लखनऊ समझौता होगा, फिर नेहरू रिपोर्ट आएगी, फिर 14 सूत्री मांगे होंगे और फिर दिल्ली चलो। तो इस प्रकार से 3124 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से असत्य है? तो देखिए पहला है 1929 में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस लखनऊ में आयोजित की गई थी। बिल्कुल सही है। INA मुकदमे में भूलाभाई देसाई ने नेतृत्वकारी वकील की भूमिका निभाई थी। तो ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं, तो असत्य इसमें से कोई नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी? तो लाला लाजपत राय ने यह संज्ञा दी थी। आगे चलते हैं, दो सूचियां हैं, पुस्तक या पत्रिका और उसके प्रकाशक और लेखक। तो देखिए दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा निकाली जाती थी। वहीं अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट ये डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक रही है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की रही है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की रही है। इस प्रकार से 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में क्या असत्य है? तो इसमें देखें, पहला है यह 1946 में दिल्ली पहुंचा, यह कथन सही है। दूसरा, इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, यह भी सही है। सी, प्रांतों को 6 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की, तो ये वाला कथन गलत है, क्योंकि 3 श्रेणियों में आ ब स 3 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की थी, ना कि 6। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। डी देखें, इस मिशन के आने के समय अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये कथन आपका सही है। अध्यक्ष बने नहीं, अध्यक्ष थे। अगला है लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय होने वाले निम्नलिखित में से अंतिम राज्य कौन सा था? तो इसमें अंतिम राज्य आपका करौली था, जो कि 1855 में इसका विलय किया गया था। सबसे पहले आपका जो विलय होता है वो सतारा 1848 में, फिर जैतपुर व संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में और झांसी का याद रखिए, क्योंकि झांसी का कई बार पूछता है। तो 1853 में इसका विलय किया था। नागपुर का 1854 1854 में और करौली का 1855 में। आगे चलते हैं, कथन कांड वाला प्रश्न है। कथन है लॉर्ड एलन बैरो के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो बिल्कुल सही है, कारण यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। तो ये भी सही है, कथन कांड सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना कब आती है? 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को आती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? तो ये 2 सितंबर 1946 में होता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब होता है? तो उससे पहले 16 अगस्त 1946 को। तो इस प्रकार से आप देखें तो सबसे पहले प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस होती है 16 अगस्त 1946 को, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतिम सरकार गठन होता है 2 सितंबर 1946 को, फिर भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना आती है 3 जून 1947 को। इस प्रकार से 3 2 1 आप नीचे से ऊपर चलिए, 3 2 1 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1927 में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। यह पत्रिका किस भाषा में छपती थी? तो यह पत्रिका जो है आपकी मराठी भाषा में छपती थी। तो वर्ष 1924 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई तथा वर्ष 1927 में मराठी में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, बहिष्कृत हितकारिणी जो सभा थी इसका गठन 1924 में किया गया था, जबकि ये जो पत्रिका है बहिष्कृत समाज ये 1927 में निकाली गई। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सामाजिक सुधार और तत्कालीन गवर्नर जनरल को।
सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में होता है, दास प्रथा लॉर्ड एलन बैरो, शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में, और ठगी प्रथा जो है ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय का नहीं है बल्कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय का ही है। सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय का है और कार्ल स्लीमन नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया था ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में ये। तो यहाँ पे डी वाला आपका सुमेलित नहीं है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताएं। कथन है चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, कारण मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मराठा काल में सरजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। वहीं दूसरा कथन क्या है, मोडी लीप का प्रयोग मराठा अभिलेखों में किया जाता था। तो ये भी कथन सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर पूरी तरीके से सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी एक यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में निवास करती है? तो जो लैप्स जनजाति है ये यूरोपीय टुंड्रा प्रदेशों में या क्षेत्रों में निवास करती है। वह मानसिक रोग जिसके अंतर्गत रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं, वह कौन सा रोग होता है? साइजोफ्रेनिया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे उत्तर में कौन सा है? सबसे उत्तर में, इसको एक बार आप मैप में जरूर देखिएगा, उत्तर में आपका सबसे लद्दाख है, फिर आपका जास्कर है, फिर उससे दक्षिण में आपका पीर पंजाल और सबसे दक्षिण में धौलाधर होगा। तो इस प्रकार से आप देखिए, लद्दाख हो गया सबसे नॉर्थ में, फिर आपका जास्कर है, जास्कर के बाद आपका पीर पंजाल है और सबसे दक्षिण में धौलाधर है। ये नॉर्थ टू साउथ हो गया आपका। तो इस प्रकार से आप देखें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4231। आगे चलते हैं, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती हैं क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो होती है वो क्या होती है? उच्च होती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? देखिए चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये सभी जो हैं आपके मकर रेखा पे हैं। सॉरी, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे जो है ये आपके मकर रेखा पर स्थित है, जबकि उरुग्वे जो है आप मैप में देखेंगे तो उरुग्वे जो है मकर रेखा से नीचे है, तो ये मकर रेखा पर नहीं है। अगला है, मॉलिबेडेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्लाइमेक्स खान कहाँ स्थित है? तो क्लाइमेक्स खान जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लेसेथो द्वीप देश के बारे में यह मतलब कौन सा एक कथन असत्य है? यह ड्रेकन्सबर्ग पर्वत पर स्थित है। बिल्कुल सही है। इसकी तटरेखा की लंबाई सबसे छोटी है, तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि ये एक भू आबद्ध देश है जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर यह एक भू आबद्ध देश है जिसकी कोई तटरेखा ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन, इसे शांत घाटियों का देश भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी मसेरू है, यह भी सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है शहर और झीलों को? ये जो आपके 5 झीलें हैं आपकी यूएसए की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित शहरों के बारे में पूछता जरूर है। टोरंटो के किनारे आपका ओंटारियो है, सही है। शिकागो के किनारे मिशिगन है, डुलुथ के किनारे सुप्रियर है, परंतु डेट्रायड शहर जो है ये डेट्रायड शहर ह्यूरोन झील के किनारे नहीं है, बल्कि डेट्रायड जो है वो ईरी झील के किनारे है। ठीक है, तो ईरी के किनारे डी वाला को सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करिए। इसमें बताना है कि विक्टोरिया झील उपरोक्त में से किन देशों की सीमा बनाती है? तो देखिए विक्टोरिया झील जो है आपकी युगांडा, केन्या तथा तंजानिया की सीमा बनाती है, इन्हीं के मध्य में यह स्थित है। तो इस प्रकार से युगांडा, केन्या, तंजानिया 1, 3, 4, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए 1, 3, 4, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक वाराणसी कन्याकुमारी राजमार्ग पर स्थित नहीं है? तो देखिए रीवा, जबलपुर, कटनी ये स्थित है, परंतु सतना इस पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांस में चलने वाली प्रमुख पवन है जो फ्रांस के तापमान को हिमांक तक गिरा देती है? तो इस पवन का नाम है मिस्ट्रल। क्या नाम है? मिस्ट्रल नाम है। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है? अन्नाई मुड़ी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी? दोदा बेटा है। छोटा नागपुर की उच्चतम चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नौकरेक है। इस प्रकार से आप देखें तो 2143 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कांड का प्रश्न है। कथन, लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, ये सही है, कारण कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करती है, ये भी सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? उपाधि और शासक की। पृथ्व्या प्रथम वीर, ये समुद्रगुप्त की उपाधि है।
परम सौगात धर्मपाल की उपाधि है। अभिनव भोज ये हर्ष की उपाधि नहीं है, अभिनव भोज जो है ये कृष्णदेव राय की उपाधि थी। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये देखिए, ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। अगला है निम्न पर विचार करें, उपरोक्त में से किन लखनऊ, कानपुर, आगरा, चित्रकूट किस या किन जिलों में विकलांग विश्वविद्यालय उपस्थित है? तो ये आपका लखनऊ और चित्रकूट में है, 1 और 4, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी कहाँ स्थित है? तो ये यूपी में कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान या किस स्थान से मिले एक ताम्रलेख जो मौर्यकालीन है, यह से यह पता चलता है कि अकाल की स्थिति में जनता को अनाज का वितरण किया जाता था। तो ये शो गौरा जो ताम्रलेख है ये आपका गोरखपुर में मिला है, इससे यह पता चलता है। आगे बात करते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड निम्नलिखित में से किस एक शहर में अवस्थित नहीं है? तो ये जो है आपका झांसी, वाराणसी, अमेठी, जगदीशपुर यहाँ पर स्थित है, परंतु गाजियाबाद में यह स्थित नहीं है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों में से किस एक से होकर मनाली लेह राजमार्ग नहीं गुजरता है? तो ये बुर्जिल दर्रा से होकर के नहीं गुजरता। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो मनाली लेह राजमार्ग है 4 दर्रों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? रोहतांग, बारालाचा, टंगलंग और इसके 3 तो नाम यहाँ आप देख रहे हैं। एक है लुनगा, ये है लुनगा लाचाला, ठीक है। ये चारों दर्रों के नाम याद रखिएगा, रोहतांग ला, बारालाचाला, लुनगा लाचाला और टंगलंगला, ये 4 दर्रों से होकर ये गुजरता है। अगला है, 2 कथन दिए गए हैं, साइनोबैक्टीरिया केवल स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो ये कथन गलत है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्म जीव हैं जो जलीय एवं स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया प्रमुख जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। तो दूसरा वाला कथन आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से अल नीनो के संभावित परिणाम है? तो समुद्र जल के वाष्पन में अनियमितता होती है, बिल्कुल सही है। प्लवक की मात्रा में कमी होती है, ये भी सही है। समुद्र में मछलियों की संख्या में कमी होती है, ये भी सही है। डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। देखिए, अल नीनो भूमध्य सागरीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन या हम्बोल्ट जो जलधारा है उस पर प्रतिस्थापित हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। निम्नलिखित जलप्रपातों पर विचार कीजिए तथा उत्तर से दक्षिण इनका सही क्रम बताइए। देखिए, एंजल जलप्रपात जो है ये दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है आपका ये जो है आपका अफ्रीका के जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। और नियाग्रा जलप्रपात जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर है। तो इसके लिए आपको वर्ल्ड मैप देखना पड़ेगा। जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो इसमें सबसे ऊपर क्या है आपका यूएसए होगा, नियाग्रा जलप्रपात। उसके बाद आपका दक्षिणी अमेरिका होगा, एंजल जलप्रपात, और सबसे नीचे होगा आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो विक्टोरिया जलप्रपात। तो 3, 1, 2 आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, विषय और अनुच्छेद, इसको सम्मिलित करना है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशत किस में है? आर्टिकल 24 में है। शिक्षा का अधिकार ये किस में है? आर्टिकल 21 का में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध ये अनुच्छेद 23 में है। इस प्रकार से 4, 3, 2, 1 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 2018-19 के बजट में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, इन्हें सम्मिलित करना है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ये 1972 में, राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये 1976 में, राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988-89 में। इस प्रकार से आप देखें 2, 4, 3, 1 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? नगर, कस्बा और नदी को। देखिए, बिठूर जो है गंगा किनारे है, प्रतापगढ़ सही नदी किनारे है, कौशाम्बी यमुना किनारे, पर जौनपुर राप्ती नदी किनारे नहीं है बल्कि गोमती नदी किनारे स्थित है। अगला है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में फैला अमरकंटक की पठारी क्षेत्र किस खनिज उत्पाद हेतु प्रसिद्ध है? तो ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं? तो अनुच्छेद 310 के द्वारा सुनिश्चित किए गए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक संघीय व्यवस्था के संबंध में सत्य है? तो देखिए, ये संघ जो है अनश्वर, चारों कथन आप पढ़िए। इसमें जो डी वाला ऑप्शन है, संघ अनश्वर होते हैं, इन्हें आप विघटित नहीं कर सकते हैं। संघात्मक शासन में संविधान द्वारा केंद्र एवं इसकी इकाइयों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है या कर दिया जाता है। संघ अनश्वर है एवं इसका विघटन नहीं होता है। अगला है,
राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को ग्रहण किया गया है। यह जो प्रावधान है कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के लिए पृथक निर्वाचक मंडल तथा राजस्थान में विशिष्ट सदस्यों को मनोनीत करने की परंपरा को ग्रहण किया गया है। ब्राजील में फजेंडा क्या है? तो फजेंडा जो है ये कॉफी बगान फॉर्म है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से ताप उत्पादन की प्रक्रिया में कोयले से, जो यहाँ पे होता है कोयला जलाने से, क्या उत्सर्जित करता है? जो कोयला है क्या उत्सर्जित करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मरकरी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी जो है इससे उत्सर्जित होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, इस संबंध में न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श बाध्यकारी होता नहीं, सलाहकारी होता है, बाध्यकारी नहीं होता है। तो यहाँ पे केवल पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन गलत है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो ये आपका समवर्ती सूची में सम्मिलित है। आगे बात कर लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारित होती है किस पे? तो ये जो है आपका भारत की संचित निधि पर भारित होती है। जबकि उच्च न्यायालय की जो तनख्वाह होती है, तनख्वाह या जो उनके भत्ते दिए जाते हैं, वो राज्य की संचित निधि पर होते हैं। जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनका पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो देखिए, इसकी स्थायी समितियों में लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सरकारी उपक्रम समिति है, ये वित्तीय समितियां हैं। परंतु आपका वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ये स्थायी समितियों के तहत नहीं आती है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो ये जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान किया गया है, व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपका बैसिलस स्यूडोमोनास, ये आपका डी वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं, संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करेगा। यह वर्णित है किसमें? तो ये अनुच्छेद 103 में वर्णित है। आगे देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति का हृदय दाब बहुत कम हो गया हो तो इनमें से कौन सा हार्मोन देने पर उसे लाभ होगा? तो उसे एड्रीनेलिन देने पर लाभ होगा। अगला है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा या से सत्य है? इसका मुख्यालय कोच्चि में है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना केरल के कोच्चि में, इसकी स्थापना अप्रैल 1972 में हुई थी, ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है जब भारत के राष्ट्रपति ऐसा आवश्यक समझे, नहीं, ये वाला कथन गलत है। दूसरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब, सही है, 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लागू हो। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करना आवश्यक हो, तो ये भी सही है, या राज्य जो है ऐसा डिमांड करें। तो 3 कंडीशन होती है। तो यहाँ पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो अनुच्छेद 356 के तहत, और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करना आवश्यक हो अनुच्छेद 253 के तहत। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? तो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम जो होता है इसके माध्यम से। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बॉटुलिज्म रोग होता है किसकी वजह से? तो ये जो बॉटुलिज्म रोग है ये आपका जीवाणुओं अर्थात बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो यह जो है क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष जो होता है उसके कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोढ़ों में विटामिन डी की कमी से होने वाला अस्थि रोग है? तो देखिए, ऑस्टियोमलेशिया जो है यह विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। जबकि जो हिमारेजी जो है यह रक्त स्त्रावी रोग है, विटामिन के की कमी से होता है। और क्वाशियोस्कार ये जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। और आपका निक्टालोपिया जो है ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रतौंधी रोग है। अगला है, मंदी की अवस्था में क्या होता है? तो पूर्ति की तुलना में मांग कम होती है, बिल्कुल सही है। लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, ये भी सही है। बेरोजगारी बढ़ जाती है, ये भी सही। उपरोक्त सभी अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी देश की जीडीपी में वृद्धि के साथ निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से घटित होगा? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जीवन स्तर में वृद्धि, लैंगिक समानता में वृद्धि। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये जो तीनों चीजें हैं ये हो सकती हैं, परंतु अनिवार्य रूप से ऐसा घटित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन।
अगला, निम्नलिखित संकेतकों में से किसके आधार पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो यह जो है आपका 3 पैरामीटर पे, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा, तो 1, 2, 4, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अब 75 क्वेश्चन हो गए, इससे आगे के जो 75 है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।